So hello friends, now I am going to discuss another question, and the question is define the concept of social structure and distinguish between Radcliffe Brown and Evans Picard ideas on social structure. And we will also try to explore other thinkers views on social structure also, because many of the time एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेडक्लिफ ब्राउन और प्रिकार्ड ही पूछें. इट ऑल्सो हैपन्स कि वो लेवी स्ट्रॉस भी पूछ ले, SF नाडाल भी पूछ ले. तो जब हम किसी भी एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसे पूरी कंप्लीटली पढ़ेंगे, पूरे होलिस्टिक वे में, सो दैट उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन है सो हम लोग उसको हैंडल कर सकें, अप्रोच कर सकें. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, आंसर देने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं, जैसा लोगों का सजेशन रहा है, जैसा जो एग्ज़ामिनर्स जो आंसर देखना चाहते हैं और वो जो सजेस्ट करते हैं, उसमें यही है कि पहले इंट्रो, डेफिनेशन, पहले उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी टॉपिक को, क्वेश्चंस को, कि क्या हम इसमें लिखने वाले हैं, क्या एक ओवरव्यू, इंट्रो मतलब एक ओवरव्यू उसी समय हम दे देंगे. दूसरा फिर मेल आंसर्स बॉडी जो मेन है कि क्या इसमें पूछ रहा है, फिर उसको एक हेडलाइंस बना के, एंड अगर क्वेश्चंस में क्रिटिकली एग्जामिन या कोई आपको लग रहा है कि कुछ क्रिटिसिजम्स हैं तो उसमें क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज़ कंक्लूज़न. तो दो चीज़ तो हर आंसर में लिखना ही है, पहला इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ये दो ऑलमोस्ट इन एवरी आंसर वी हैव टू राइट. तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. तो ये क्वेश्चन जो है कई थिंकरों का बारे में पूछ रहा है. पहला ये पूछ रहा है हमारा रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, फिर इवांस प्रिकार्ड के बारे में, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि लेवी स्ट्रॉस और SF नाडल के बारे में पूछें. तो पहले हम इंट्रो पे आते हैं. तो इंट्रो में हम पहले ये बताएंगे कि स्ट्रक्चर जो है, ये वर्ड जो है लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट. और कंस्ट्रक्ट जैसा नाम सुन रहे हैं, ये सीधा सीधी ये रिजेंबल करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, मतलब जहाँ घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग या हाउसेस वगैरह बनती है. और हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट स्कॉलर हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने इस जो स्ट्रक्चर है, इस वर्ड को यूज़ किया बिल्डिंग या घरों से, हाउसेस वगैरह से. और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्होंने एनालॉजी यूज़ किया है वो है ऑर्गेनिज्मिक. ऑर्गेनिज्मिक मतलब जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंसान है वो भी एक ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो उससे इन्होंने लिंक किया है. जैसे ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, हाथ है, पैर है, कान है, आँख है. तो ये इंडिविजुअल्स, आँख अपना एक इंडिविजुअल्स रोल भी प्ले करता है, और एक पूरे बॉडी में इसका एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेशनशिप का भी रोल है. तो खुद का भी एक अपना इंडिविजुअल रोल है और पूरे ग्रुप में है. जैसे आँख और ब्रेन दोनों का एक इंटरलिंकेज है. आँख देखेगा, ब्रेन उसको ऑर्डर देगा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा. जैसे हम साइंस में ही पढ़ते हैं कि हमारे रेटिना में इमेज इन्वर्टेड बनता है, लेकिन ब्रेन उसको बताता है कि नहीं ये इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, ये सीधा ऐसे होगा. तो दोनों का एक आपसी तालमेल है. तो उसी तरह से ये बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, ह्यूमन से रिलेट करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर एक तरह से समाज में सोशल स्ट्रक्चर ही ह्यूमन की तरह है कि उसका अपना भी एक रोल है और एक ग्रुप के साथ भी रोल है. और इसी ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी का मतलब कंपैरिजन. और जैसे उसमें दिया हुआ है बुक में कि एनालॉजी का मतलब कंपैरिजन, ना कि बिल्कुल सेम, जैसे तुलनात्मक. तो ये सोशल स्ट्रक्चर को तुलना किया जा रहा है इंसान से या जीव से. हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित करते हैं डर्कहाइम को, और उन्हीं से प्रभावित होकर डर्कहाइम भी सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर को सोशल मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं.
और फिर हम आगे देखेंगे कि ये डर्कहाइम से फिर ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन प्रभावित होते हैं, और ये फिर थोड़ा डीपर स्टडी करते हैं रिगार्डिंग सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ज़्यादा डीपर स्टडी नहीं किया था। तो अब आ रहे हैं मेन बॉडी पे, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन की क्या स्टडी रही है। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पहले हम ये समझ लें कि ये WHR रिवर के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने अंडमान आइलैंडर पे अपनी स्टडी की रिगार्डिंग सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका जो बेस था वो इस अपने अंडमान आइलैंडर पे जो इन्होंने इथनोग्राफी, जो इनका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो इथनोग्राफी ये कर रहे थे, तो वहाँ पे अपने उनके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या समझ रहे हैं ये हमें लिखना है। तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन 4 हेडिंग के तहत सोशल स्ट्रक्चर को समझाते हैं। पहला क्या है? पहला है कि जो भी सोशल स्ट्रक्चर है वो एक तरह का नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी है। नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि ये एक रियल है, जैसे हर एक इंडिविजुअल्स रियल है और एक इंडिविजुअल्स का सोसाइटी में एक इंटरडिपेंडेंस रोल है, उसी तरह सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे मैं एज ए एक इंसान हूँ, तो मैं एक मेरा रोल है कि मैं अपने आसपास सोसाइटी में कैसे परफॉर्म करता हूँ, अपने घर में मैं कैसे रहता हूँ। तो मेरा खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, परिवार के लिए भी एक अलग अलग एक इंटर रिलेशंस है, एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, द कंटेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ए.आर. रेडक्लिफ कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को हम एम्पेरिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब ये एम्पेरिसिज्म्स हम समझ सकते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरा, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि इसका एक टाइप है, स्ट्रक्चरल टाइप, और इसके लिए ये 2 टर्मिनोलॉजी देते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल टाइप। स्ट्रक्चरल फॉर्म को ये कहते हैं कि कई सारे स्ट्रक्चर समाज में जो कि फिक्स नहीं है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल टाइप जो है वो फिक्स है। एक स्ट्रक्चरल टाइप को दूसरा एक वर्ड देते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर, और इसके बारे में वो कहते हैं कि ये वो टाइप है जो फिक्स है और ये कंटिन्यू करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बाकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था, जो पहला वाला पार्ट है, वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू करे, उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते रहेंगे, लेकिन ये जो है कंटिन्यू करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चौथा जो पॉइंट है वो है सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं जो सोसाइटी है वही एक्चुअली सोशल स्ट्रक्चर है, और सोशल स्ट्रक्चर का मतलब इनका कहने से स्ट्रक्चरल टाइप या एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चरल फॉर्म को ये अपने स्टडी का पार्ट नहीं मानते हैं और रियल सोशल स्ट्रक्चर नहीं मानते, क्योंकि वो आज है कल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले क्लियर किया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसको फर्दर वो बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम इवांस प्रिकार्ड पे। इवांस प्रिकार्ड क्या समझ रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेके। तो इवांस प्रिकार्ड के बारे में पहले हम ये लिख देंगे कि ये न्यूएर जनजाति पे इन्होंने अपना स्टडी किया था, जो कि सूडान में 1940 और अब इनकी जो स्टडी होगी, इनका जो ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो भी बातें हैं, वो इस ग्रुप, इस जनजाति के आधार पे ये अपनी बात को रखेंगे, थ्योरी देंगे। तो न्यूएर जो जनजाति है उसके बारे में ये जान लें कि ये एसिफेलस सोसाइटी है, मतलब इसमें कोई एक हेड नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज सोसाइटी है, स्टेटलेस। कोई एक, जैसे नॉर्मल सोसाइटी में होता है ना कि घर में एक मुखिया होता है, वो कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। सोसाइटी में कोई एक फिक्स, कोई सेंट्रलाइज नियम ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ग्रुप में है, कोई एक आदमी गवर्न नहीं कर रहा है या कोई एक संस्था गवर्न नहीं कर रही है, वहाँ सब लोग मिल के आपस में एक बराबर पे ही रह रहे हैं, मतलब एक इंसान के बजाय वहाँ पे एक ग्रुप है। तो प्रिकार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो सीधा सीधी प्रिकार्ड स्ट्रक्चरल ग्रुप के हिसाब से समझते हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि वो नाम देते हैं स्ट्रक्चरल ग्रुप। और प्रिकार्ड का जो स्ट्रक्चरल ग्रुप है वो रेडक्लिफ का क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें तो ब्राउन का स्ट्रक्चरल फॉर्म वो है जो कि टिकता नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है,
और प्रिकार्ड भी ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करना चाहते हैं जो टिके नहीं, क्योंकि प्रिकार्ड का मानना था कि जो न्यूअर कम्युनिटी है, जो न्यूअर ट्राइब्स है, उसमें इंडिविजुअल्स का रोल इसीलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल्स का क्या, आज है कल नहीं है, इंडिविजुअल्स तो मर जाएंगे, लेकिन जो ग्रुप है, जो एक परिवार है या जो भी एक ग्रुप है वो टिकेगा। इंडिविजुअल्स आते जाते रहेंगे, तो इसलिए इंडिविजुअल्स को वहाँ ज़्यादा, इंडिविजुअल्स के स्ट्रक्चर में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि ग्रुप का है। तो हम अगर को रिलेट करें तो ब्राउन का एक्चुअल स्ट्रक्चर और इवांस का स्ट्रक्चरल ग्रुप दोनों सेम है, लेकिन एक अंतर ये है कि प्रिकार्ड जो है एक मतलब नेचुरल साइंस की तरह नहीं देख रहे हैं, वो इसको एक हिस्ट्रियोग्राफी की तरह देख रहे हैं। जैसे ब्राउन के लिए एक ये नेचुरल साइंस है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ना कि नेचुरल साइंस की तरह जैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक इंसान की तरह सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। और जो इवांस प्रिकार्ड वो कहते हैं नहीं, ये एक हिस्ट्रियोग्राफी है, एक जैसे स्टडी है, नेचुरल साइंस की तरह नहीं है। तो ये है इवांस प्रिकार्ड। अब हम देखेंगे क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस। क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस का बिल्कुल अलग था। इनका सीधा सीधी कहना है कि सोसाइटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट इसका जो मिलता जुलता जो है वो एक लैंग्वेज की तरह, वो एक मॉडल की तरह बात करते हैं। वो जो सीधा सीधे जो एनालॉजी यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, वो लैंग्वेज का एग्जांपल देते हैं। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने एग्जांपल क्या दिया, एक तरह से ह्यूमन स्ट्रक्चर का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, एक लैंग्वेज है। जैसे मैं जैसे बोलता हूँ कि राम आम खाता है, तो एक लैंग्वेज है, उसमें एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक ग्रामर है जो कि हिडन है, वो दिखेगी नहीं। और यही बात लेवी-स्ट्रॉस कहना चाह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं, छू नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते, ये हिडन है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। जबकि ब्राउन कहते हैं कि नहीं, इसको हम छू सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से, अपने एम्पिरिसिज्म्स का पार्ट है ये। जबकि ये कहते हैं नहीं, इसका पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक मॉडल है और ये यूनिवर्सली अप्लाइड है। जबकि ब्राउन जो है वो अंडमान आइलैंडर के आधार पे वो स्टडी किए थे, तो उनका वो बेस था। यूनिवर्सली अप्लाई है कि नहीं, वो ही बात नहीं कह रहे हैं। इवांस प्रिकार्ड भी अपना न्यूअर सोसाइटी के बेस पे अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस ने सीधा कह दिया कि ये यूनिवर्सल मॉडल है, ये हर जगह अप्लाई होगा, क्योंकि हर जगह एक कोड है, हर जगह एक फ़िक्स ग्रामर है, उसी के हिसाब से सब लोग बात करते हैं। हर लैंग्वेज में एक फ़िक्स ग्रामर होता है और हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता, बस हम बात करते हैं। तो इन्होंने एक 3 डिस्टिंक्शन का मॉडल दिया क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस ने, और इस 3 डिस्टिंक्शन मॉडल ये है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन मॉडल, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल। मतलब ये सोशल स्ट्रक्चर को फर्दर 3 पार्ट से समझाना चाह रहे हैं। फिर इन्हीं के बाद आते हैं लीच, जो इन्हीं को फॉलो करते हैं, इन्हीं की तरह उनका भी सेम प्रोसेस है, सेम थॉट प्रोसेस। बस अंतर लीच के ये है कि वो लोकली समझते हैं, जैसे कोई मॉडल है ये और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। लेकिन लीच का कहना है कि ये लोकली अप्लाई होता है, जबकि क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि नहीं, ये हर जगह है, ये यूनिवर्सल है। बस यही फ़र्क है। और इसके बाद फिर आएंगे एस.एफ. नाडल। एस.एफ. नाडल क्या करेंगे कि कुछ बातें ब्राउन की मान लेंगे, कुछ बातें स्ट्रॉस की मानेंगे, और कुछ बातों को दोनों को इनकार कर देंगे, और दोनों के कॉमन पॉइंट लेके अपना एक थ्योरी दे देंगे। तो एक तरह से मिड पोजीशंस, दोनों के, ब्राउन और लेवी-स्ट्रॉस के बीच के पोजीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों को रिजेक्ट भी किए हैं। जैसे एम्पिरिसिज्म वाला जो बात थी, वो ब्राउन का वो रिजेक्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है उसको ये रिजेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों के बीच में एक बीच की रास्ता निकालते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर ओवरऑल कई लोगों ने दिया, इस पे कॉन्सेप्ट सोशलिज्म जैसा हम जानते हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है।
तो सोशल स्ट्रक्चर के भी ये अलग अलग 4 लोगों के पर्सपेक्टिव है। इसमें हम कंक्लूज़न में ये लिख सकते हैं कि एवरी थिंकर, एवरी स्कॉलर बेस्ड ऑन देयर ओन इथनोग्राफी, ओन ऑब्जर्वेशंस, ओन स्टडी अपना एक अप्रोच रखा, एंड ऑल आर राइट ऑन देयर ओन अप्रोच एंड ऑल हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम स्ट्रक्चर को ही नहीं समझेंगे तो फिर आगे हम फंक्शंस को और बाकी चीज़ों को कैसे समझेंगे। सो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज़ बिन डन बाय वेरियस स्कॉलर्स फ्रॉम स्पेंसर टू रेडक्लिफ ब्राउन टू प्रिकार्ड, लीच, क्लाउडी लेवी-स्ट्रॉस, एन.एस.एफ. नडाल। तो ये हम इस तरह से फिर हम कंक्लूड कर देंगे यहीं पे।